Assalamu alaikum dear students. My name is Hakan Lukman. I am your chemistry instructor. लास्ट टाइम हमने टॉपिक स्टडी किए थे रिवर्सिबल रिएक्शन, इरिवर्सिबल रिएक्शन, उनकी प्रॉपर्टीज़। उसके अलावा हमने लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन दी और उसके बाद उसकी इक्वेशन जो थी उसके अंदर हमने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को ड्राइव किया था। आज हम लॉ ऑफ मास एक्शन की जो जनरल एक्सप्रेशन है उसको हमने मज़ीद कंटिन्यू करना है। तो उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन का जो जनरल इंस्ट्रक्शन है उसको हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि लॉ ऑफ मास एक्शन अब इस लॉ को बेसिकली डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहले पेश किसने किया था, वो हमने लास्ट टाइम भी कहा था कि हमारे पास लॉ ऑफ मास एक्शन को जो पेश किया था वो दो साइंटिस्ट थे, जिनमें पहले हमारे पास था गुल्डबर्ग और उसके बाद दूसरा जो हमारे पास था वो था बैग, जिन्होंने 1869 के अंदर इस लॉ को जो है वो पेश किया। उसके बाद हमने इसकी डेफिनेशन को देखा तो इसकी डेफिनेशन के अंदर हमारे पास दो चीज़ें थी। एक हमारे पास था रेट ऑफ सब्सटेंस, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू इट्स एक्टिव मास, यानी रेट ऑफ सब्सटेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। एंड दूसरी चीज़ हमारे पास जो थी वो थी रेट ऑफ रिएक्शन, और जो रेट ऑफ रिएक्शन था वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मास ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। उसके बाद अब हमने जो है वो इसका जनरल रिएक्शन जो हमारे पास यानी जनरल मैकेनिज़्म है उसको हमने स्टडी करना है। अब जनरल मैकेनिज़्म के अंदर हम सबसे पहले एक रिएक्शन लिखेंगे जिसमें हमारे पास यानी स्मॉल ए, फिर उसके साथ कैपिटल ए और स्मॉल बी, उसके साथ कैपिटल बी डायनामिक फॉर्म के अंदर हैं, स्मॉल सी, कैपिटल सी और स्मॉल डी, कैपिटल डी। इससे पहले जो हमने सिर्फ सिंपल रिएक्शन लिखा था उसके अंदर हमने सिर्फ डायरेक्ट ए, बी, सी और डी लिखा, यानी ए और बी हमारे पास रिएक्टेंट थे और सी और डी जो हमारे पास थे वो प्रोडक्ट थे, यानी हमने वहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स को एक्सप्रेस नहीं किया था, नंबर ऑफ़ मोल्स को शो नहीं किया था। इस जनरल रिएक्शन में हमने क्या करना है, अब ए, बी, सी, डी तो एज सच हमने वैसे ही लिखने हैं, लेकिन इसके साथ हमने क्या करना है, इनके नंबर ऑफ़ मोल्स को भी एक्सप्रेस करना है। तो यहाँ जो हमारे पास ये स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी और जो स्मॉल डी हैं, ये ए और बी, ए, बी, सी, डी के बेसिकली हमारे पास जो है नंबर ऑफ़ मोल्स को शो करता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ के मुताबिक हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है यानी किसी भी रिएक्शन का जो रेट है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस, यानी कि जो हमारे पास रिएक्टिंग सब्सटेंस हैं ए और बी हैं या फिर सी और डी जो हमारे पास प्रोडक्ट बन रहे हैं, उनके जो हमारे पास यहाँ नंबर ऑफ़ मोल्स हैं, जब उसको हम रिएक्शन के रेट में लिखेंगे तो नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास क्या बन जाएंगे, उनके जो है वो एक्सपोनेंट्स बन जाते हैं, यानी कि उनके हमारे पास पावर के अंदर लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेट डिस्कस, इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारे पास जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है यानी कि जिसको हम शो करते हैं RF से, तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ एक्टिव मासेस ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। तो फॉरवर्ड रिएक्शन में हमेशा रिएक्टेंट ही होते हैं, इसलिए हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन के अंदर जो रिएक्टेंट हैं वो आएंगे ए फिर बी। अगर हमारे पास सिंपल रिएक्शन होता तो हम इसको ए डॉट बी ही लिखते, लेकिन हमारे पास क्योंकि हमने जनरल रिएक्शन को लिखा है, नंबर ऑफ़ मोल्स को एक्सप्रेस किया है, तो नंबर ऑफ़ मोल हमारे पास जो है वो इसकी पावर बन जाएंगे। अब हमने प्रोपोर्शनैलिटी की अलामत को हटा के इक्वलिटी लगाना है, तो RF दैट इज़ इक्वल टू KF डॉट A एंड डॉट B, इसको हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन RR वो प्रोपोर्शनल होगा। अब रिवर्स रिएक्शन में क्योंकि हमारे पास रिवर्स रिएक्शन में प्रोडक्ट पहले होते हैं, तो यहाँ हमारे पास जो है वो C और D, फिर हमने क्या करना है, प्रोपोर्शनलिटी अलामत को हटाना है, इक्वलिटी लगाना है, तो RR इज़ इक्वल टू KR डॉट C एंड डॉट D, इसको हम सपोज करते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। उसके बाद
जब हम दोनों रिएक्शंस को लिखते हैं एट द फॉर्म ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट, यानी कि जब हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, दोनों तरफ रिएक्शन हमारे पास बराबर हो जाएगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम के अंदर हमारे पास हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि व्हेन रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि RF इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, जब फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट रिवर्स रिएक्शन के रेट के क्या हो जाए, हमेशा बराबर हो जाए, तो उस चीज़ को है बेसिकली हम शो करते हैं कि वो हमारे पास केमिकल इक्विलिब्रियम स्टेट जो है वो हमेशा कहलाती है। अब उस चीज़ को हमने शो करने के लिए लिखते हैं बेसिकली कि RF इज़ इक्वल टू RR। अब हमने RF की जगह उसकी वैल्यू को लिखना है और RR की जगह जो है वो उसकी वैल्यू लिखनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे KF डॉट A और B इज़ इक्वल टू KR डॉट C और नीचे हमारे पास जो है वो D। फिर हम क्या करेंगे, दोनों कांस्टेंट्स को एक तरफ कर लेंगे, यानी क्या हो जाएगा KF ओवर KR डैट इज़ इक्वल टू, अब इसको हमने इस तरफ लेके जाना है तो हम लिखेंगे C पावर फिर D ओवर A और B। ठीक है, अब उसके बाद हमने जो करना है वो, क्योंकि दोनों KF ओवर KR, KF फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है और जो KR है वो हमारे पास रिवर्स डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट है। हमने इन दोनों कांस्टेंट को चेंज करना है, हमने इसको लिखा KC और इस KC को हम कहते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसको हम KC से जाहिर करते हैं। तो मतलब हमारे पास क्या होगा कि KC दैट इज़ इक्वल टू C D ओवर KC इज इक्वल टू KC इज इक्वल टू C D ओवर A B। अब ये KC हमारे पास बेसिकली ये कहलाता है, इसको हम नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमारे पास यहाँ से, इसको अगर हमें डिफ़ाइन करना हो तो हम डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो बेसिकली है वो एक दैट इज़ अ रेशो, ये एक निस्बत है किसके दरमियान, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन के दरमियान हमारे पास एक निस्बत होती है जिसे हम नाम देते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज द KC यानी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक, अब अगर हमने इसका फार्मूला लिखना हो, डेफिनेशन देखनी हो, तो हम यूँ लिखते हैं कि KC इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दैट इज़ अ रेशो बिटवीन प्रोडक्ट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स टू द प्रोडक्ट्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि हम इसको यूँ लिखते हैं KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ओवर, यानी KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। तो ये इसकी हमारे पास जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बेसिकली इसको हम डेफिनेशन का नाम भी देते हैं, डेफिनेशन बुक के अंदर भी लिखी हुई है। और ये हमारे पास जो है वो इसका फार्मूला है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का जो फार्मूला होता है हमारे पास बेसिकली वो फार्मूला कौन सा है, तो वो फार्मूला जो हमारे पास है वो यही है कि KC इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। फिर मेन चीज़ हमारे पास जो वैल्यू ऑफ KC यानी KC की वैल्यू जो है वो एक ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, वैल्यू ऑफ KC डेट डिपेंड अपॉन, सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है और वो जो चीज़ है वो है टेम्परेचर, यानी कि हमारे पास KC की वैल्यू का इन्हिसार सिर्फ टेम्परेचर पे होता है, बाकी ना प्रेशर पे होता है, ना वॉल्यूम पे होता है, ना ही नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड कर रहा होता है। इसके बाद हम एक सबसे लास्ट के अंदर KC इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन को ड्राइव कैसे करना होता है उसके लिए हम एक एग्जांपल नॉमिनेट करते हैं। तो वो एग्जांपल जो हमारे पास है वो है फॉर्मेशन ऑफ NH3
यानी कि अमोनिया गैस की जो फॉर्मेशन होती है उसको हमने चेक करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि Kc इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ NH3, अमोनिया गैस की फॉर्मेशन के लिए हमने Kc एक्सप्रेशन ड्राइव करना है। तो अमोनिया गैस की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास सबसे पहले जो इक्वेशन है वो ये होती है कि N2 यानी 1 मोल नाइट्रोजन एंड 3 मोल हाइड्रोजन 3H2 जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो फिर हमारे पास बनता है 2NH3, अमोनिया गैस के 2 मोल्स बन जाते हैं। अब इस इक्वेशन में हमारे पास सबसे पहले हमने लिखना है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन यानी कि RF। अब फॉरवर्ड रिएक्शन में हमारे पास ज़ाहिर है रिएक्टेंट होते हैं, तो रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है, तो N2 लिखेंगे और उसके साथ H2, क्योंकि H2 से पहले 3 है तो वो 3 हमारे पास इसकी पावर बन जाएगा। तो हम लिखते हैं RF डेट इज़ इक्वल टू KF डॉट N2 H2 इसका क्यूब। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट उसके बाद जो हमने करना है वो इसी इक्वेशन के अंदर हम लिखते हैं, इसी इक्वेशन का हमने RR को ड्राइव करना है, तो वो हम लिखेंगे रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब रिवर्स रिएक्शन का रेट प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट्स के, तो RR प्रोपोर्शनल है, यहाँ NH3 से पहले 2 है तो वो इसकी पावर बन जाएगा, तो इसको हम यहाँ यूँ लिखेंगे। अब इस अलामत को हमने ख़त्म करना है, तो RR इज़ इक्वल टू KR डॉट NH3 इसकी पावर क्यूब। ठीक है, उसके बाद हमने इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब हमने इसको लिखना है इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन के अंदर, तो Kc हमें जब इसका निकालना है तो Kc हमारे पास होता है डेट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट्स की कंसनट्रेशन, तो हमारे पास यहाँ प्रोडक्ट्स हैं NH3, तो NH3 उसका पावर क्यूब ओवर नीचे हमारे पास रिएक्टेंट की कंसनट्रेशन, तो रिएक्टेंट हमारे पास यहाँ है N2 और उसके साथ H2 इसका पावर क्यूब। अब यूनिट हमने इसका ड्राइव करना है, तो यूनिट ड्राइव करने के लिए हम जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट हो उसके अंदर हम लिखते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट शो करता है हमारे पास एक्टिव मास को, और एक्टिव मास का यूनिट हमारे पास जो होता है वो है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। तो जहाँ हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होगी हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसका स्क्वायर, और नीचे हमारे पास N2 की जगह हम लिखेंगे मोल पर डेसीमीटर क्यूब डॉट, फिर उसके साथ हम लिखते हैं मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और इधर हमारे पास 3। अब 3 and 1 पावर हमारे पास नीचे 4 हो जाएगी, ऊपर हमारे पास जो है वो 2 हो जाती है। इसको हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास एक चीज़ बाकी रह जाएगी, वो हमारे पास होगा कि 1 ओवर नीचे स्क्वायर है तो मोल स्क्वायर ओवर dm-6। जब इसको हम ऊपर लेके आएंगे तो ये बन जाएगा Kc इज़ इक्वल टू मोल पर स्क्वायर, और उसके बाद dm की पावर जो हमारे पास है वो 6 है। यानी कि इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन जो हमारे पास जो यूनिट निकालते हैं हम अमोनिया गैस की फॉर्मेशन के लिए, उसका यूनिट हमारे पास ये आता है कि मोल पर स्क्वायर और dm की पावर जो है वो 6 होती है। इसके बाद हमारे पास जो है बेसिकली कुछ और एग्जांपल्स भी हैं, वो आप बुक से खुद स्टडी भी कर सकते हैं, जैसे फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड है, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड होता है। एक चीज़ है कि हमारे पास Kc का यूनिट कब नहीं होता, तो Kc हैव नो यूनिट व्हेन नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जब रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल के बराबर हो जाएं तो फिर हमारे पास Kc का कोई यूनिट भी नहीं होता। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का टॉपिक था। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी, और आप लोग घर बैठकर भी प्रीवियस टॉपिक को और जो रिसेंटली आपके पास टॉपिक्स आ रहे हैं उन सबको स्टडी कर रहे होंगे। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।